कक्षा 7वीं के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज की वीडियो में बेटा जो आपके सितंबर महीने के जो भी आपका पार्ट 1 है एग्ज़ाम्स का, उसका जो सिलेबस है ग्रामर पुस्तिका का, उसकी एक बार सभी चैप्टर से हम गो थ्रू हो जाते हैं। मैं आपको सबकी जो परिभाषाएं हैं एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं सभी चैप्टर्स। तो आपका पहला अध्याय है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। मैं इनकी आपको एक बार जो परिभाषा है वो बता देती हूँ। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को दूसरों तक प्रकट करते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपने जो मन के विचार हैं उनको दूसरों तक पहुंचाते हैं, और वो विचार हम कितने रूपों में पहुंचा सकते हैं? 2 रूपों में, जैसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। या तो हम मुख से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करेंगे या फिर हम लिखित रूप में करेंगे। तो मौखिक रूप से हम भाषण देकर या बोलकर अपनी बात को बताएंगे, और लिखित रूप में हम समाचार पत्र के माध्यम से, विज्ञापन के या पुस्तकें जो पुस्तक में लिखा होता है उस माध्यम से पहुंचाएंगे। आगे भाषा के यहाँ पर रूप दिए हुए हैं राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा और मानक भाषा। ऐसे ही आगे दी हुई है बोली और उपभाषाएं। यहाँ पर उपभाषाएं जो पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं, बोलियाँ कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी की, पहाड़ी हिंदी की और मागधी की यहाँ पर दी हुई हैं, आपने जो लर्न करनी है। और जो बोली होती है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भारतीय भाषाएं विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाती हैं। जो भाषाएं प्रांतीय स्तर में पर स्वीकार ना होकर मंडलीय स्तर पर स्वीकृत की जाएं और जिनमें साहित्यिक रचनाएं भी विद्यमान होती हैं, उन भाषाओं को बोली की श्रेणी में लिया जाता है। जो बोली होती है, समग्र रूप में बोली किसी भाषा के अत्यंत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो वहाँ की उपभाषा बन जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है लिपि। लिपि की परिभाषा आपको पता ही है, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित जो चिन्ह होते हैं वो लिपि कहलाते हैं। यहाँ पर अलग अलग भाषाओं की लिपियाँ दी हुई हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, बंगाली की बांग्ला, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी लिपि, अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की रोमन और फ्रेंच की रोमन। ये आपको लर्न करनी है कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। आगे है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाती है। व्याकरण में हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं, तो व्याकरण से हमें पता चलता है कि किस मात्रा का को किस रूप में लिखना है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से पता चलता है। ये आगे इसकी बैक एक्सरसाइज है जो आपको पूरी यहीं पर सॉल्व करनी है। जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं एग्जाम में वो यहाँ से भी आ सकते हैं और चैप्टर के बीच में से भी आ सकते हैं। तो आपको हर किसी की परिभाषा, उनकी जो जितने भी भेद हैं, उनके नाम, ये सब लर्न करने हैं। ये पूरी बैक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट बच्चे चैप्टर है वर्ण विचार और उच्चारण स्थान। इस चैप्टर में आपको जो केवल लर्न करना है वो है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वर्ण। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं। जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। और वर्णमाला, ये पूरी वर्णमाला यहाँ पर दी हुई है। वर्णमाला किसे बोलते हैं? वर्णों के समूह को। जब हम वर्णों को क्रमबद्ध लिखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, हर वर्ण को तरीके से लिखा हुआ है, और ये क्या बन जाती है? पूरी वर्णमाला। और वर्ण के आगे भेद दिए हुए हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी के 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको केवल इस चैप्टर में इतना ही लर्न करना है। आपको वर्ण की परिभाषा लर्न करनी है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण के भेद कितने हैं? स्वर और व्यंजन। वर्ण के 2 भेद होते हैं जिसमें 11 स्वर दिए हुए हैं और 33 व्यंजन दिए हुए हैं। इस चैप्टर में आपका बेटा यही लर्न करने वाला है, और इसकी आपको आगे यहाँ पर जो बैक एक्सरसाइज है वो भी आपको लर्न करनी है। ये पूरी ये आपने यहीं पर सॉल्व करनी है, यहीं पर आपने ये सारी लर्न करनी है। नेक्स्ट है आपकी इसमें से भी आपको चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन आंसर जो है आ सकते हैं, और बैक एक्सरसाइज तो आपने करनी ही है, वहाँ से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है संधि। संधि की जो परिभाषा है वो है 2 निकटतम ध्वनियों के पास पास होने के कारण आपसी मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब 2 ध्वनियाँ आपस में मिलकर एक हो जाती हैं तो वहाँ पर जो उनमें परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपको इस चैप्टर में से भी यही लर्न करना है, प्लस
बैक एक्सरसाइज तो आपको हर चैप्टर की बेटा सॉल्व करनी है, और ये एक बार जो जितनी भी उदाहरण दी हुई हैं वो आपने सारी पढ़नी है संधि की। नेक्स्ट आपका चैप्टर है लेसन नंबर 4, जिसके अंतर्गत आता है शब्द विचार। अब शब्द विचार में आपने शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी भाषा की स्वतंत्र तथा सार्थक इकाई है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से, जब हम कुछ वर्णों को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? शब्द। और कुछ शब्दों का मेल क्या बन जाता है? वाक्य। तो शब्द किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी भाषा की स्वतंत्र तथा सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। शब्द के आगे दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। यहाँ पर जैसे उदाहरण भी दी हुई है, कमल, कलम, ये सार्थक शब्द हैं। मक्कल, लकम, जिनका कोई भी मीनिंग नहीं है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? निरर्थक शब्द के। शब्द विचार चैप्टर में से आपका केवल इतना ही करने वाला है बच्चे, इसमें से आपने और कुछ नहीं करना, बट वही आपने इससे रिलेटेड बैक एक्सरसाइज में इनसे जितने भी हैं क्वेश्चन वो आपने सारे करने हैं। जैसे दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है शब्दों के कितने भागों में वर्गीकृत किया हुआ है? 5 भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। आगे भी जो दिए हुए हैं, शब्द किसे कहते हैं, किन आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण है, ये आप एक बार क्वेश्चन आप इनके आंसर अंदर से सभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका लेसन नंबर 5, उसके अंतर्गत आता है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द आपको चैप्टर ऑलरेडी करवाया हुआ है। जब यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो एक से अधिक अर्थों की अभिव्यक्ति करते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनंत, आकाश, अविनाशी, अंतहीन, असीम, काल, समय, मृत्यु, अवधि, मौसम। तो ये आपके सारे लर्न करने वाले हैं। ये लर्निंग का चैप्टर है अनेकार्थक शब्द। ये आपको पूरे बोला था लर्न करने के लिए, और आपने ये पूरे ही लर्न करने हैं। ठीक है बच्चे, और साथ में बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है जो पेंडिंग, इसके लेसन नंबर 7 एंड लेसन नंबर 10। फिर लेसन नंबर 7 में विपरीत शब्द। विपरीत शब्द किसे बोला जाता है? उल्टे शब्द। जो शब्द किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करे उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। और यहाँ पर इनकी इतनी सारी उदाहरण दी हुई है नेक्स्ट पेज पे, ये आपको सभी कंठस्थ करने हैं। और ये आपने बेटा 7th में नहीं, आपने 4th में भी किए हुए हैं, 5th में भी, 6th में भी, और ये नेक्स्ट क्लास जो आपकी 7 है चल रही है उसमें भी आप करेंगे विद बैक एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आपका चैप्टर लेसन नंबर 10 है बच्चे, जो आपके सिलेबस में है, और वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? जो भाषा में संक्षिप्तता को दोहराए। जैसे हम एक वाक्य बोलते हैं, जैसे मन को अच्छा लगने वाला या मन को भाने वाला, तो उसको हम बोलेंगे मन भावन। तो वही शब्द होते हैं जैसे जो ईश्वर में विश्वास करता हो। इतने सारे शब्दों का एक ही शब्द बना दिया आस्तिक। पंख में पैदा होने वाला, पंकज। तो जो कुछ शब्दों के मेल से बने वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो होते हैं वाक्यांश बोधक शब्द। यहाँ पर जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका आरंभ ना हो, अनादि। जो कभी ना मरे, अमर। ये आपको सभी लर्न करने हैं। यहाँ पर ये दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पर, ये आपको बेटा सभी लर्न करने हैं। ये आपको MCQ की फॉर्म में भी आ सकते हैं, MCQ की फॉर्म में ही आएंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है वो MCQ बेस्ड है, तो आपको उसी फॉर्म में आएंगे। बट आपको ये पूरे आपको लर्न करने हैं विद बैक एक्सरसाइज। तो आपके ये चैप्टर थे जो व्याकरण के बच्चे, लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 10, जो जिसमें से आपका MCQ की फॉर्म में एग्ज़ाम आएगा, और प्लस आपको जो रीडर के चैप्टर बताए हुए हैं वो आएंगे। वो भी चैप्टर बेटा आपने अच्छे से पढ़ने हैं। आपको जो उसके क्वेश्चन आंसर करवाए हुए हैं कॉपी में, उसमें से भी MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, प्लस चैप्टर के बीच में से तो आ ही सकता है। ठीक है बेटा, तो आपने सितंबर के पार्ट 1 की अच्छे से तैयारी करनी है। जो भी चैप्टर आपको नहीं समझ आ रहा है वो आप अच्छे से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, ताकि आपको किसी तरह की भी उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी ना लगे। ठीक है बच्चे, ओके।